Good morning, dear students. So today we are moving towards some more infectious disease. Yesterday we have completed with malarial parasite, that is Plasmodium, and completed the entire life cycle of the Plasmodium in both of the host. Today we are going to discuss about helminth diseases. Ask helminths. So the first one is Ascariasis. The pathogen is Ascaris, which is intestinal parasite. The mode of transmission. So this particular Ascaris, that is intestinal parasite, obviously it is intestinal. That means majorly it is infecting us through contaminated water and food. So यहाँ पे आप देख सकते हैं mode of transmission क्या है. तो soil, water, vegetables, fruits, etc. contaminated with feces containing eggs of this parasite. तो आपने देखा था कि कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे एमेबायसिस. ओके, कल वो भी हमने डिस्कस किया था. तो एमेबायसिस में क्या था, तो वो भी इंटेस्टाइन के थ्रू फीकस में अल्टीमेटली रिलीज होता है. एंड फ्रॉम दैट the housefly, the common housefly is carrying those amoeba to our food and water. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही इन्फेक्शन है. सॉइल कंटामिनेटेड जो है, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो भी कंटामिनेटेड है, पर्टिकुलरली थ्रू द फीकस. और ऐसा फीकस के जिसके अंदर इस पैरासाइट के मतलब एस्केरिस के एग्स प्रेजेंट है. Now what are the symptoms? Fine. So symptoms आप देखिए इसके: internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. तो एक तो इंटरनल हेमरेज, आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग ये होता है. मस्कुलर पेन इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम. फीवर, एनीमिया, दैट इज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पसाज, क्योंकि इंटेस्टाइन में ये जाके एक्यूमुलेट होते हैं और वहां पे कॉलोनाइज करते हैं और उसकी वजह से इंटेस्टाइन जो है आपका वो ब्लॉक हो जाता है. ओके, तो पूरा यहाँ पे उसका साइकिल भी आप देख सकते हैं. यू कैन सी दिस इज फीकल और ओरल ट्रांसमिशन. ओके, मतलब किसी ने कंटामिनेटेड फूड खाया या पानी पिया विच इज कैरिंग दिस एग्स ऑफ दिस एस्केरिस. तो आफ्टर इंजेक्शन ये जो एग है उसमें से वर्म प्रोड्यूस होने वाला है विच इज जुवेनाइल, मतलब यंग वन. ओके, फिर क्या होगा, ये जो पूरा वर्म है इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एडल्ट वर्म. और एडल्ट वर्म में ये हमें पता है कि एस्केरिस में मेल फीमेल जो उनकी साइज अलग अलग होती है. नाउ दिस एडल्ट वर्म इज गोइंग टू कॉलोनाइज इन द इंटेस्टाइन. ओके, तो ऑब्वियस है उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे, लेकिन और उसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी करेगा. अल्टीमेटली फीकस में वो रिलीज भी होगा एंड देन इट विल अगेन कैरी आउट इट्स साइकिल रिपीटेडली. ओके, पल्मिनरी माइग्रेशन भी होता है इसका कभी कभी. एलर्जी भी हो सकती है. ओके, एलर्जी, इओसिनोफिलिया, क्योंकि हमें पता है कि एलर्जी में इओसिनोफिल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसलिए इसको इओसिनोफिलिया भी बोला जाता है. गट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब गट जो है आपका उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसके फंक्शन में रुकावट लाता है. देन माल न्यूट्रिशन, और माल न्यूट्रिशन की वजह से एनीमिया भी होता है. ओके, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है और दिस यू कैन ऑब्जर्व इन
अर्ली एज चिल्ड्रन, इन्फेंट्स में आपको ये ज्यादा देखने मिल सकता है। फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस इसका एक दूसरा नाम भी है, विच इज ऑल्सो हेलमिंथ डिजीज। पैथोजन कौन है इसका, तो फाइलेरियल वर्म, और उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, दूसरा साइंटिफिक नाम जो है दैट इज वॉकेरिया, वॉकेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वॉकेरिया मलाई। ओके, ये दो उसके साइंटिफिक नेम है, और कॉमन नेम जो उसका दैट इज फाइलेरियल वर्म। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सो बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब देखिए ये तीसरा डिजीज है अभी तक में जो वेक्टर बोर्न है। एक आपने मलेरिया देखा, दूसरा जो है दैट इज एमीबायोसिस, वो भी वेक्टर बोर्न ज्यादातर केसेस में, मतलब एमीबायोसिस दोनों तरह से हो सकता है, वेक्टर बोर्न भी हो सकता है और डायरेक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हाउस फ्लाई इज बीइंग द वेक्टर, तो वेक्टर का रोल तो है वहां पे, और यहाँ पे तो क्लियरली वेक्टर बोर्न है मलेरिया के जैसे ही। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है, ओके, इट इज बाइटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट you are going to have infection of filarial worm. सिम्टम्स क्या है इसके, तो फाइलेरियल वर्म्स लाइव इन द लिम्फेटिक वेसल्स। तो हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन के साथ जो लिम्फ वाला सिस्टम है हमारा, ओके, वहां पे जाके ये एक्यूमुलेट होते हैं फाइलेरियल वर्म, मतलब वॉकेरिया। और यूजुअली वो कहाँ पे, कौन से वेसल्स में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, तो यूजुअली इन द लोअर लिम्स, मतलब हमारे जो पैर है वहां का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, वहां पे जो लिम्फ नोड्स है वहां पे जाके ये एक्यूमुलेट होते हैं, कॉलोनाइज होते हैं। इट कॉजिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स। तो अब देखो यहाँ पे इनका इन्फेक्शन साइकिल ईयर्स तक चल सकता है। सो दे आर कॉजिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, बहुत सारा इन्फ्लामेशन वहां पे वो प्रोड्यूस करते हैं। और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से टिश्यू स्वेलिंग होता है। इन्फ्लामेशन होगा, जैसे हमको किसी हनी बी या किसी ऐसे इंसेक्ट ने बाइट किया, तो क्या होता है, वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, वो एरिया पूरा रेड हो जाता है। रीजन क्या है कि आपके जो ब्लड के जो फाइटर सेल्स हैं वो वहां पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, दे आर कमिंग टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन, और दे आर कमिंग टू द साइट ऑफ द बाइट। तो ऑब्वियसली वहां पे टिश्यू रेडनेस होगा, स्वेलिंग भी होगा, इचिंग भी होगा, एंड दैट इज इन्फ्लामेशन। तो ऐसा उस ऑर्गन्स में जहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं फाइलेरियल वर्म्स, वहां पे ऐसा इन्फ्लेमेशन आपको देखने मिलेगा। लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में बी डिफॉर्म्ड, लोअर लिम्स पर्टिकुलरली जो है वो, और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, they are going to be deformed, okay, because of the inflammation. तो जैसा मलेरिया का साइकिल है वैसे ही मलेरिया का जो मॉस्किटो है एनोफिलिस, ओके, व्हेन इट इज बाइटिंग टू अस एंड इट इज डिलीवरिंग द प्लाज्मोडियम, इन द सेम वे द क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, पर्टिकुलरली यहाँ पे भी फीमेल ही है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब बाइट करता है, it is delivering filarial worm to our body, and then it is starting its cycle of the reproduction in our body. उसके नंबर बढ़ते जाएंगे, इट इज गोइंग टू इन्वेड इन द लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फ नोड्स जो है वहां पे जाके अपने आप को कॉलोनाइज करते हैं, और पर्टिकुलरली जो लोअर लिम्स है हमारे, वहां पे जाके ये ज्यादातर कॉलोनाइज करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉजिंग द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, आप देख सकते हैं वर्म का स्ट्रक्चर, ये जो है दैट इज द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, द रियल फोटोग्राफ ऑफ दैट, और ये इन्फ्लामेशन है लिम्फेटिक सिस्टम का। आप देख सकते हैं दोनों इन्फेक्टेड पर्सन के पैर कैसे हो चुके हैं, ओके, जेनाइटल ऑर्गन्स भी डिफॉर्म्ड हो चुके हैं। एलिफेंटियासिस, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोला जाता है, बिकॉज द पर्सन जो है उसके पैर जो है वो कैसे हो जाते हैं, आप देखिए एलिफेंट के पैर के जैसे, दैट्स व्हाई इट इज एलिफेंटियासिस। ओके, फाइलेरियासिस इज द कॉमन नेम, एलिफेंटियासिस इज आल्सो कॉमन नेम। वॉकेरियासिस भी इसको बोला जाता है बिकॉज द इन्फेक्टिंग पैथोजन इज वॉकेरिया। ओके, ये सभी नाम आपको अभी तक जितने भी आप पढ़ रहे हैं ना, उन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, सभी चीजें याद रखनी पड़ेगी, पैथोजन किस डिजीज का कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम्स क्या है,
ये नीट में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग करके भी पूछ सकते हैं नीट में, ट्रू फॉल्स करके भी पूछ सकते हैं आपको। फाइन, नाउ फंगल डिजीज। सो फंगल डिजीज जो है उसमें रिंग वर्म्स, यहाँ पे आगे एक डिजीज आया हेल्मिन्स का ही, दैट इज एस्केरियासिस, वो राउंड वर्म्स की वजह से होता है। ओके, राउंड वर्म्स दैट इज एस्केरिस, और यहाँ पे क्या है, रिंग वर्म्स है। बहुत बार मिक्स होता है राउंड और रिंग वर्म में, तो हमें ऐसा नहीं करना है। फंगल डिजीज में रिंग वर्म्स है, आप ये देख सकते हैं स्किन के ऊपर रिंग स्पॉट आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये मॉनसून में, पर्टिकुलरली पोस्ट मॉनसून में ये इन्फेक्शंस आपको देखने मिलते हैं, फंगल इन्फेक्शंस। पैथोजन कौन है इसका, तो माइक्रोस्पोरम करके एक फंगस है, वो उसका पैथोजन है। उसके साथ साथ ट्राइकोफाइटन इज ऑल्सो वन सच पैथोजन, एंड एपिडर्मोफाइटन ये भी एक पैथोजन है। दे आर सीन इन ग्रोइन बिटवीन द टोज एटसेट्रा, तो हमारे फिंगर्स के बीच में जो गैप है वहां पे, दैट इज नोन एज ग्रोइन। ओके, हमारे फिंगर्स के बीच में जो गैप्स है वहां पे हमें ये देखने मिलते हैं। ओके, बिटवीन द टोज हमें ये देखने मिल सकता है। आप यहाँ पे रियल माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देख सकते हैं माइक्रोस्पोरम का। ओके, ये माइक्रोस्पोरम है, ये ट्राइकोफाइटन है, ये सारे उसके स्पोर हैं छोटे छोटे जो दिख रहे हैं। इसमें भी आप छोटे जो देख रहे हैं ये स्पोर्स हैं। ये एपिडर्मोफाइटन। ओके, तो ये तीन फंगस है रिंगवर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now, what is the mode of transmission? So, from soil or by using towels, clothes, comb, etc. ओके, तो अब देखिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर आप टॉवेल उसका शेयर कर रहे हैं, क्लोथ्स उसके आप अगर शेयर कर रहे हैं, कॉम मतलब वो जो भी पर्सनल चीजें यूज कर रहे हैं अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव द इन्फेक्शन। और फंगल इन्फेक्शन बहुत टफ होता है। ओके, इट इज टफ टू क्योर एज वेल। फाइन, यू कैन सी हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो। ओके, मैंने इसीलिए आपको बोला कि इंडियन मॉनसून जो है उसमें इतनी ठंड नहीं होती है, हीट भी रहती है, गर्मी भी रहती है, बीच बीच में बिटवीन टू रेन्स, और मॉइस्चर कंटेंट भी वहां पे रहेगा। तो ह्यूमिडिटी वाला जो एनवायरनमेंट है वो फंगस को ज्यादा सुटेबल है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं, लेकिन अराउंड 28 to 30 डिग्री सेल्सियस का जो अगर टेम्परेचर है, इट इज फ्रूटफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंजाई, एंड दैट्स व्हाई ऐसा यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि मॉनसून सीजन में बिटवीन टू रेन्स जो गैप होती है, उस गैप सीजन में आपको फंगल डिसीज ज्यादा देखने मिलते हैं। अब देखो ये भी एक रियल फोटोग्राफ है रिंगवर्म का। ओके, ऐसा पैच हो जाता है, दैट इज कॉलोनी ऑफ द फंगस एक्चुअली। ये है डर्मेटोफाइटिक फंजाई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपको ये इन्फेक्शन क्यों होता है? इफ यू आर नॉट वॉशिंग योर हैंड्स रिपीटेडली। ओके, फिर क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, एज वेल एज डैम्प स्किन फॉर एक्सटेंडेड टाइम, मतलब अगर आपकी स्किन वेट है बहुत ज्यादा टाइम तक, तब भी आपको ये फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म्स का हो सकता है। ओके, तो स्किन को वेट नहीं रखना है, उसको क्लीन कर देना है। ओके, देन यू कैन प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या है रिंगवर्म्स में? सो एक तो ड्राई स्केली लेसेंस ऑन स्किन, ये आप देख सकते हैं, ड्राई एंड स्केली लेसेंस ऑन स्किन एज वेल एज नेल्स, स्काल्प एटसेट्रा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काल्प पे भी है, स्किन के ऊपर, फेस पे, यहाँ पे आप बिटवीन द ग्रोइन आपको जो बोला वहां पे भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काल्प के ऊपर अगेन। ओके, फाइन। ये जो है इन्फेक्शन रिंग वर्म ऑफ द स्काल्प पर्टिकुलरली, ये सिर्फ स्काल्प पे ही इन्फेक्ट करता है। उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, दैट इज टीनिया कैपिटिस। ये तीन तो है नाम, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन,
एपिडर्मोफाइटन ये तो है, लेकिन स्पेशली फॉर स्काल्प इट इज टीनिया कैपिटिस। ओके, ये एक इसका साइंटिफिक नेम है। फाइन। और जहां पे भी ये लेसाइंस मतलब ये स्पॉट्स जनरेट होते हैं फंगल इन्फेक्शन के, ओके, इट इज कॉजिंग इंटेंस इचिंग। ओके, वहां पे आपको इचिंग होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, और बार बार आप क्या करोगे, वहां पे स्क्रैप करने का आप ट्राई करोगे। जितना आप वहां पे स्क्रैपिंग करोगे उतना ही वो इन्फेक्शन आपके स्किन के ऊपर स्प्रेड होगा, क्योंकि स्क्रैप करोगे तो फंगस के स्पोर है वो आपके नेल्स में आएंगे, आपके फिंगर टिप्स को लगेंगे, और वही फिंगर्स आपके बॉडी पे आप कहीं और टच करोगे, किसी और पर्सन को टच करोगे, आपकी चीजों को अगर आप टच कर रहे हो तो दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। तो ये सब हो सकता है। सो इन फंगल इन्फेक्शन यू हैव टू टेक केयर अ लॉट, क्योंकि वो टोपोलॉजिकल है, सरफेस पे है वो इन्फेक्शन। तो सरफेस से जो इन्फेक्शन होता है वो तो बहुत फास्ट स्प्रेड होने वाला है। सो ये जो डिजीज होते तो हैं, पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीज वी आर टॉकिंग अबाउट, उनका प्रिवेंशन क्या है, उसका कंट्रोल क्या है, कैसे आप इन डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक तो है पर्सनल हाइजीन। ओके, पर्सनल हाइजीन में क्या आपको ध्यान रखना है, कीप योर बॉडी क्लीन। ओके, यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एटसेट्रा। उसके साथ साथ ये भी है, डोंट ईट कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, डोंट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर जो चीजें मिल रही है उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में भी आप सोचिए। तो ये पर्सनल हाइजीन के बारे में है। दूसरा पब्लिक हाइजीन, एज अ कम्युनिटी आपका क्या रोल है। तो एज अ कम्युनिटी, एज अ सिटीजन, योर रोल इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। अगर आपके घर से या इंडस्ट्री से या आपके शॉप से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि इट इज गोइंग टू कंपाइल और उसका डीकम्पोजिशन शुरू होगा, जहां पे मॉस्किटो वगैरह फिर प्रोड्यूस हो सकते हैं। एंड दिस मॉस्किटो, दैट इज एनोफिलिस एंड ऑल दिस, क्यूलेक्स, all these are the vectors, house fly, these are the vectors of the some infectious disease. तो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटा है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। नंबर 2, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स। ओके, तो जहां से हमें हाउस होल्ड पर्पस के लिए पानी मिलता है गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, वो जो वाटर रिजर्वायर्स है उनका पीरियोडिक क्लीनिंग भी होना चाहिए, डिसइंफेक्शन भी उसका होना चाहिए, एज वेल एज स्विमिंग पूल्स वगैरह है, केस पूल्स हैं, देन टैंक्स है, वाटर टैंक्स हैं। ओके, इन सभी का, इवन आपके घर पे भी जो वाटर टैंक है, ओवरहेड वाटर टैंक्स, ओके, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स, उन सभी का भी पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन होना चाहिए। नंबर 3, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स और देयर बिलोंगिंग्स। ओके, तो जो पर्सन पहले ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज से इन्फेक्टेड है, ओके, उससे दूर रहिए। ओके, एज वेल एज उनकी जो भी चीजें हैं उससे भी आप दूर रहिए, टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिजीज। ओके, टू कंट्रोल एयरबॉर्न डिजीज, जैसे कि अभी एरोजोल में हमें पता है कोरोना, ओके, एरोजोल में है, मतलब अगर कोई पर्सन स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, ओके, तो वो ड्रॉपलेट एयर में मिक्स होंगे और नियर अबाउट जो भी पर्सन है उसको उसका इन्फेक्शन लग सकता है। ओके, देन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। तो जनरली जो मास लेवल पे होता है पब्लिक कैटरिंग, दैट इज रेस्टोरेंट, होटल्स एंड ऑल दिस, एज वेल एज सम सोशल गैदरिंग्स। ओके, वहां पे भी प्रॉपर हाइजीन और उसके लिए जो एसओपीज हैं, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स, एसओपीज, वो मेंटेन होने चाहिए, सो दैट एक मास लेवल पे कोई डिजीज आउटबर्स्ट ना हो जाए। ओके, कोई इन्फेक्शन, जैसे वो मैरी मेलोन का, टाइफॉइड मैरी का एग्जांपल आपने देखा, ऐसा ना हो जाए, उसके लिए भी एक पब्लिक हाइजीन के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी।
देन कंट्रोल एंड एलिमिनेट वेक्टर्स। तो जो वेक्टर बोर्न डिजीज है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जो वेक्टर्स हैं जो उनको लेके आते हैं आपके आप तक, जैसे क्यूलेक्स है, एनोफिलिस है, हाउस फ्लाई है, ओके, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए वो भी आपको सोचना है, एज वेल एज एलिमिनेट देम फ्रॉम द सिस्टम, ओके। जैसे कि ऐसे जो मॉस्किटोज हैं पर्टिकुलरली, ऐसे मॉस्किटोज को सिस्टम से हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस आपके पास होने चाहिए। सो पर्टिकुलरली फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, ओके, तो उसके लिए है कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है, और उसके साथ साथ नीट में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो नीट में पूछ सकते हैं। सो कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द वेक्टर्स फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, ओके, उसमें पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट मॉस्किटोज। सो नंबर 1, अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। ये कॉमन प्रैक्टिस है। स्टेगनेंट वाटर जो है इट इज प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग एनवायरमेंट फॉर दिस वेक्टर्स मॉस्किटोज, ओके। तो जो स्टेगनेंट वाटर है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसको ड्रेन आउट कर दीजिए इन द वाटर चैनल्स एंड ऑल दिस, ओके। पड़ा नहीं रहना चाहिए पानी, ओके, कंटेनर्स में। जैसे अगर आपके घर पे इफ यू आर कीपिंग पॉट्स एंड ऑल दिस फॉर बर्ड्स, ओके, फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, तो उसका भी डेली रूटीन पे वो जो बचा हुआ पानी है वो आपको थ्रो अवे कर देना चाहिए, और उसमें फ्रेश वाटर रिपीटेडली डेली आपको उसमें फिलअप करना चाहिए। ऐसे ड्रेंच है कहीं पे, ओके, और जहाँ पे पानी भरा है, ओके, तो उसको भी फिलअप कर देना चाहिए यूजिंग सॉइल एंड पेबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं करेंगे तो पानी जमा पड़ा रहेगा, ओके, स्टेग्नेशन होगा उसका, एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग ब्रीडिंग एनवायरमेंट, ओके। ऐसे ही वाटर लॉगिंग होता है ड्यूरिंग दिस मॉनसून्स, ओके, एट दैट टाइम आल्सो, ओके, ऐसा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे लार्वा है मॉस्किटो के, ऐसे स्टेगनेंट वाटर में ऐसे लार्वा प्रोड्यूस होंगे, एंड देन दिस लार्वा इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एडल्ट मॉस्किटो। दे कैन फ्लाई अवे एंड देन दे कैन बाइट यू, दे कैन इन्फेक्ट यू, दे कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट एज वेल, ओके। तो अगर ये सब नहीं होने देना है, ये पूरा चेन टर्मिनेट करना है, अवॉइड दिस थिंग्स, ओके। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें हमारे टेरेस पे पड़ी रहती है और मॉनसून में उसमें भी पानी भरता रहता है, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसमें फिर ये ब्रीड करते हैं एंड देन दे आर स्प्रेडिंग देमसेल्व्स। सेकंड, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। तो जो वाटर कूलर्स यूज करते हैं या वाटर यूटेंसिल्स दूसरे जो हैं कंटेनर्स हैं घर में, ओके, उसका भी रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए। और ये कूलर वगैरह में तो क्या होता है, एक तो बाहर समर में गर्मी रहती है लेकिन कूलर का एनवायरमेंट ठंडा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैविंग अ चांस to reproduce them in this type of the mild condition environment, okay। बहुत ठंड भी नहीं होती है, बहुत गर्मी भी नहीं है, तो ऐसे एनवायरमेंट में ही अच्छे से ब्रीड कर सकते हैं। सो कूलर भी जो है बहुत बार ऐसा करते हैं लोग, दे आर फिलिंग अप द वाटर इन कूलर, पूरे समर तक सिर्फ उसमें नया पानी ऐड होता रहता है, लेकिन ओल्ड वाटर जो है वो निकलने का नाम नहीं है, और ना ही उसको कभी क्लीन किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। इफ यू आर ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग्स सराउंडिंग यू, you can advise the people. थर्ड वन, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, ओके। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप स्टेग्नेशन भी नहीं होने दोगे, बहुत सारे प्रोविजंस आप करोगे, लेकिन कुछ तो रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं तो इन मॉस्किटो का होता ही होगा। तो ये अगेन दे कैन कम टू यू एंड बाइट यू, ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है, तो मॉस्किटो नेट्स आप उस प्रोविजन को यूज करिए, बिकॉज ज्यादातर केसेस में हमें पता है कि मॉस्किटो एंड ऑल दीज आर बाइटिंग यू एट नाइट, ओके। इंट्रोड्यूस larvivorous फिशेस लाइक कैम्बोशिया एंड गप्पी इन पॉन्ड्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, ये
नीट में पूछा जाता है, इनके नाम पूछे जाते हैं। लार्वीवरस, जैसे हमें पता है कार्निवरस, हर्बीवरस, ऐसे लार्वीवरस मतलब जो मॉस्किटो के लार्वा को खाते हैं, ऐसे जो फिशेस है उसको आप इंट्रोड्यूस करिए पॉन्ड्स वगैरह में, क्योंकि पॉन्ड क्या है, एक वाटर रिजर्वायर है। पॉन्ड इज नॉट अ फ्लोटिंग वाटर, ओके, वो वहीं पे स्टेगनेंट ही होता है पॉन्ड वगैरह में। तो और वो है वाटर रिजर्वायर, तो आप उसको एम्प्टी तो नहीं कर सकते जैसे बाकी चीजों को आप कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, ऐसे जो लार्विवरस फिशेस हैं लाइक गैम्बूसिया एंड गप्पी, ये जो फिशेस हैं इसको आप पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस करिए। ओके, और ये दोनों ही फिशेस ऐसे हैं कि विच इज नॉट गोइंग टू हैव द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द अदर कम्युनिटी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ दैट पॉन्ड। ओके, ये एक अच्छी बात है। ओके, तो वो दूसरों के लिए कोई डैमेज नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो लार्वा है मॉस्किटो के, उसको ये खा जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एडल्ट mosquito, and they cannot then run away from there, okay, fly away from there, and they cannot bite you. So this is important provision, that using this type of the fishes at larger level. Then spraying insecticides and ditches, तो water ditches जहाँ पे है वहाँ पे आप insecticides जो है उसको आप स्प्रे करिए। ड्रेनेज में भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्वैम्पी एरियाज जो है वहाँ पे भी आप इसको स्प्रे करिए, सो दैट this insect larva or mosquito both can be killed because of this poisonous effect of this insecticides. Okay, देन प्रोवाइड डोर्स एंड विंडोज विद वायर मैश। ये ऑलमोस्ट अभी हम सबके घर पे ऐसा देखने मिलता है, वायर मैश वाले विंडोज। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट मॉस्किटो शुड नॉट कम और एनी वेक्टर शुड नॉट एंटर इन अवर होम। ओके, तो ये वायर मैश वाले विंडोज का प्रोविजन भी होना चाहिए। ओके, सो ये सारे वैसे कॉमन प्रैक्टिस है एंड वी नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली प्रैक्टिसाइजिंग this thing? Okay, that is important. So these precautions can avoid vector borne disease like malaria, filariasis, dengue fever, chikungunya. Okay, ये सारे vector borne disease है, मॉस्किटो ही इनको कैरी करके आते हैं अलग अलग तरह के। ओके, और अगर आपने ये सारे प्रोविजंस अप्लाई किए एट लार्जर लेवल, you can prevent yourself from having this type of the vector borne disease. Fine. So how you can control moreover this type of the disease, particularly whenever we are talking about bacterial and viral disease. So vaccines and immunization are the best provision, and right now you are also hearing the appeal from the government and some social communities and NGOs that go for vaccination against corona, because it is the best provision to protect yourself from any type of this infectious disease. Particularly vaccines and immunization helped us till now to control some disease like smallpox, which is viral disease, polio, again virus disease, diphtheria, it is bacterial, pneumonia, bacterial, tetanus, that is also bacterial. Okay, so some bacterial and some viral disease can be prevented in early age. So we know that vaccination program, okay, during pregnancy and post pregnancy vaccination programs are there. Okay, drugs like antibiotics can also help us to treat this type of the infectious disease. Okay, so many a times these antibiotics are helping us to fight against this infectious disease. So obviously this should be done at mass level. Okay, otherwise if you are only going to have vaccine, okay, and other people are not taking vaccine or they are not going for antibiotics, okay, this disease cannot be prevented, its spread cannot be prevented. Okay, so at larger scale vaccination or immunization can be should be done particularly. Okay, so dear students, for today up to this
we have completed entire section of the infectious disease, and now in the next lecture we will be moving towards human immune system. Okay, one of the interesting part of this entire chapter, human immune system. Okay, how our immune system is working, how it is going to fight against a variety of the antigens, how it is identifying the antigens. Okay, all these things we are going to discuss in the next lecture. Okay, fine. So if you have any doubt, any queries, any questions regarding today's session or up to today's session, okay, you can say, right? You can ask the questions. Okay, you can raise your queries, you can call up me. Fine. Have a nice day.